देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो यानी बहस की शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने मेहमानों का, अपने दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप जिस मुद्दे को वोट करते हैं उसी को हम देश की बहस का मुद्दा बनाते हैं। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को सीधे उनके घरों से जोड़कर, उनके दफ्तरों से जोड़कर उन्हें बहस का प्रतिभागी बनाते हैं और उनके ही सवालों के आधार पर, उनके ही तर्क वितर्क के आधार पर आगे की बहस का रास्ता तय होता है। तो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे? चेतन वांशु जम्मू से, रागिनी सैनी भोपाल से, डॉक्टर देवांशु गौतम जबलपुर से, बालाजी केशरवानी प्रयागराज से। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मुद्दा देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आज आपने किस मुद्दे को चुना है? जम्मू ड्रोन अटैक पर घाटी से दिल्ली तक सियासत, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और सवाल यह है कि क्या जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ है जिसके चलते 2 लोग घायल हुए हैं, एयरफोर्स स्टेशन की छत टूट गई, और अगर वो हमारे MI हेलीकॉप्टर्स पर जुड़ जाता, एयरक्राफ्ट्स पर गिर जाता तो क्या होता? एक बड़ा धमाका होता। जाहिर सी बात है ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी सियासी साजिश है। इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? क्योंकि जम्मू एयरफोर्स बेस से जो LOC की दूरी है वो मात्र 14 किलोमीटर है और पाकिस्तान से कोई ड्रोन ऑपरेट करके जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर गिरा सकता है। क्या एक नए तरह के युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं? क्या भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? भारत सरकार ने और क्या तैयारियां की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन जो NIA को सौंप दी है वो कहां तक पहुंची। ये 3 तस्वीरें हफ्ते भर की हैं। कश्मीर की तरक्की के लिए PM मोदी ने घाटी नेताओं से दिल्ली में मंथन किया। तब से ही पाकिस्तान परस्त घाटी के नेता और आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रात में ड्रोन अटैक कर आतंकवादियों की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। भारतीय सुरक्षा बल भी घाटी से आतंक का सफाया करने के मिशन पर हैं। वहीं लेह लद्दाख दौरे से लौटे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी को सीमाओं को लेकर ताजा हालातों से अवगत कराया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। साफ है देश की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई। पाकिस्तान जितने भी षड्यंत्र करे हम उसको सामने करने का, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर का जनता को जो उनको राइट्स देना है उसमें कोई हमारा रास्ता को कुछ नहीं हो सकता है, हम सीधा चलने वाला है। भारतीय सुरक्षा बल भी जानता है कि घाटी की शांति किसे रास नहीं आ रही। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। लेकिन विपक्ष नेताओं के बयान कुछ इस तरह हैं। किसी और की तरफ मदद की गुहार लगाने की बजाय जल्द से जल्द ड्रोन्स को रोकने वाली तकनीक और इक्विपमेंट को खरीदा जाए। पाकिस्तान के पैरोकार और आतंक की पैरवी करने वाले भरोसे के लायक हैं। ड्रोन अटैक को लेकर भारत ने यूएन में पाकिस्तान की हकीकत उजागर की है। ड्रोन के गलत इस्तेमाल का मुद्दा जमकर उठाया भी गया। ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी बड़े मंसूबे की करने में प्लानिंग कर रहा है और वो या तो इन्फिल्ट्रेशन है या फिर जिस हिसाब से ये जम्मू टेक्निकल एरिया में ड्रोन्स का अटैक हुआ है उस हिसाब से कोई अटैक करने की में लगा हुआ है। देश की बहस में चर्चा है कि पाकिस्तान परस्तों और देश के कुछ नेता लगातार घाटी में घट रही घटनाओं पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे आतंकियों को और शह मिल सकती है। तो देश की बहस में आप जानते हैं हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में बताते हैं कि देश की बहस की दर्शकों की राय उस मुद्दे पर क्या है। ये पोल भी आप ही के सहारे चलता है, आप जैसे दर्शकों के सहारे। तो आइए देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आज कौन सा सवाल हम पूछने जा रहे हैं। आज हम धूम बात करने के मूड में है पाकिस्तान से। कल हमने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को उनकी जगह भी दिखा दी थी कि भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ गिरा हुआ है। क्या पाकिस्तान से निर्णायक बात का वक्त आ गया है, हाँ या नहीं? फाइनल असॉल्ट जिसे कहते हैं, फाइनल बातचीत, या आप नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी जी हैं। मेरे साथ रूट्स इन कश्मीर से सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में PDP से MR कुरैशी जुड़ेंगे और वकार H भट्टी जो कि कश्मीर से आते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद थे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, सुना है ड्रोन हमले पर एक व्यापक रणनीति बनाने पर चर्चा की गई है, क्या हुई बातचीत और क्या निकल कर आया आज? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बाबत समीक्षा ली कि जो ये ड्रोन अटैक था वो किस तरह का था और किस तरह के खतरे की दरअसल एक घंटी बजा रहा है, क्योंकि भारतीय अगर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो पहला ऐसा आतंकी हमला था जो कि ड्रोन के जरिए किया गया। लिहाजा इस बात को लेकर निर्णय लिया गया कि एंटी ड्रोन जो टेक्निक्स हैं, खासतौर पे दुनिया में मौजूद अत्याधुनिक तकनीक है, उसका किस तरह से भारत जो है इस्तेमाल कर सकता है, किस तरह से जल्द उसको प्रोक्योर किया जा सकता है, किस तरह से ड्रोन को लेकर जो भारत के कानून हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि दो तरह के थ्रेट परसेप्शन जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो सीमा पार से, जो कि हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरा इंटरनल थ्रेट है, यानी आतंकी अगर घर के भीतर कहीं है तो वो किस तरह से ऑपरेट करके हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को या फिर किसी भी जगह को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो अंदरूनी और बाहरी दोनों ही तरह के हमलों से बचने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। एंटी ड्रोन जो डिवाइसेस हैं दुनिया में इस वक्त मौजूद, उनको खरीदा जाएगा और साथ ही जो आज की तारीख में हाइब्रिड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें ड्रोन सबसे अहम भूमिका निभा रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए और इस खतरे से कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर व्यापक रणनीति बनाने पर आज की बैठक में विचार किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, चूंकि एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ है, पीठ से हमला किया गया है जैसा पाकिस्तान हमेशा करता है, क्या पाकिस्तान का हाथ आपको नजर आता है? क्योंकि LOC वहां से बॉर्डर वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से। और दूसरा मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, क्या इसे एक टफ वॉर मारा जाए? बिल्कुल, दोनों अकाउंट्स पे मेरा माय आंसर इज एन एम्फेटिक यस। हाँ, देखिए साहब, पिछले साल ही हाल में अभी आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ, जिसमें ड्रोन्स की निर्णायक भूमिका जो आधुनिक बैटलफील्ड पे है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में है, वो साफ उभर कर आई। अजरबैजान ने तुर्की इजराइल के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए बगैर बड़ी लड़ाई लड़े आर्मेनिया के घुटने टिका दिए। ये जो सबक है, ये तुर्की जो कि नया मामा शाकुनी बना हुआ है पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान को ये पाठ पढ़ाया है, ये पट्टी पढ़ाई है कि आप वैसे 4 लड़ाइयों में पिट चुके हैं हिंदुस्तान से, फिर 30 साल आपने बंदे पार करा के टेररिज्म कराई। ये नया तरीका है। छोटे सस्ते ड्रोन, सस्ते और टिकाऊ क्वाडकॉप्टर, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट टेररिज्म करनी शुरू करो, इंडिया के घुटने टिकाओ ड्रोन्स के सहारे। तो साहब, ये मजाक नहीं है, ये कैनॉट बिकम द न्यू नॉर्मल कि अब तक तो पाकिस्तान टेररिस्ट फिदायीन भेज के लड़ रहा था, अब वो ड्रोन भेज के ये लड़ाई जारी रखेगा और हिंदुस्तान हाथ पे हाथ धरे बैठे देखता रहेगा। हमारा एकमात्र रिस्पांस होगा कि कहां से टेक्नोलॉजी खरीद के लाएं, किस तरह बचाएं, किस तरह ढाल का इस्तेमाल करें, तलवार की सोचे भी ना। बकवास। अभी उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान कुछ महीने ठीक रहा था। जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी तो 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा। अभी तक जब हमने 370 को एब्रोगेट किया, कुछ नहीं किया पाकिस्तान ने सिवाय प्रो फॉर्मा नॉइजेस। मतलब ये जो आक्रामक तरीका है वो इफेक्टिव है। देखिए, बात इस वक्त है कि आप क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करेंगे, ऑफेंसिव या डिफेंसिव, आक्रामक या रक्षात्मक। भारत की फितरत है, भारत की आदत है रक्षात्मक और रक्षात्मक। देखिए, जो केवल ढाल के इस्तेमाल से लड़ते हैं वो हार जाते हैं।
जो केवल अपने देश के इलाके पानीपत में लड़ना चाहते हैं। इतिहास सिखाता है कि पानीपत की तीनों लड़ाइयां आप हारे, क्योंकि आपने दुश्मन को आने दिया अंदर। आपको दुश्मन के खेमे में घुस के वार करना होगा। आपको रक्षात्मक अगर आप होते हैं तो ड्रोन, छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करना, मार गिरा पाना बहुत मुश्किल होता है। आप करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे, पूरे देश को नहीं बचा सकेंगे। आपको सिर्फ सिलेक्टिव जगहों को, सिलेक्टिव बेसिस को बचा सकेंगे। सिंगल ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, आपको आक्रामक होना पड़ेगा। फॉर गॉड सेक यू विल हैव टू हिट बैक, सेंड आक्रामक होना पड़ेगा। यहीं से बहस उठाता हूं जलबख्शी साहब, यहीं से बहस उठाता हूं। सीधा सवाल अपराजिता सारंगी जी से। अपराजिता सारंगी जी, क्या पाकिस्तान को बताया जाएगा फाइनल वार्निंग की ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? भारत की सुरक्षा और संप्रभुता हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर सरकार की मंशा मुझे लगता है देश के समक्ष स्पष्ट है। हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो ड्रोन की घटना हुई, ये नई बात नहीं है। पिछले साल भी हुई थी, इसके पहले भी हुई थी, लेकिन अभी जो हुआ, निश्चित तौर पर अभी जब हम आपको सुन रहे थे, एक सही, एक उचित वाक्य कहा गया कि घाटी की शांति रास नहीं आई, इसलिए हुआ। और हम सब जानते हैं कि 8 दलों के 14 राजनीतिक नेताओं को अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। तो समस्या जब समाधान की तरफ जा रही है, समस्या का अंत हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और इसी की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसे काफी गंभीरता से लिया है। आप सब जानते हैं कि एनआईए को तफ्तीश का दायित्व दिया गया है। हम रिपोर्ट चाहते हैं, वहां से रिपोर्ट आ जाए। और आज जैसा कि आप जानते हैं, आपने अभी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की जिसमें अजीत डोभाल साहब भी थे, आदरणीय गृह मंत्री जी भी थे और आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी थे। तो मुझे लगता है कि एक जो सही रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति बन रही है और एनआईए की रिपोर्ट आ जाए और हम आक्रामक हो या रक्षात्मक हो, परिस्थिति कैसी हो, मुझे लगता है कि इस तरह के निर्णय बहुत परिपक्वता के साथ लिए जाने चाहिए। आप सबको समझना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, वो अलग तरह की नीति है। देखिए, हम विकास के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हमारे जो विरोधी दल हैं उन सबको हम साथ लेने की बात चल रही है, अलग तरह का संदेश जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हम सुरक्षा से किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं बरतेंगे और किसी भी तरह का समझौता हम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये कह देना टीवी चैनल पर कि हमारा रुख आक्रामक होना चाहिए, मुझे लगता है ये मेरी अपरिपक्वता होगी। आप इंतजार करें, जो उचित होगा वही किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है अभय दुबे जी, क्या सरकार के रिस्पॉन्स से आप संतुष्ट हैं? और मुझे बताइए, क्या इस मसले पर सरकार की रणनीति ठीक रही है? अब क्या नया आतंकी ड्रोन का खतरा, खासतौर पर अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद सीरिया में हमने देखा, उसके ऊपर इराक में जो हमने देखा उसके ऊपर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और क्या सरकार की नीति इस मामले में एक्शन वाली रही है? दीपक जी, देखिए, भारत की अस्मिता पर आंच है तो ये राष्ट्र का दायित्व है कि सब दृढ़ता से सरकार के साथ खड़े रहें। हमने पहले भी आतंकवाद का मुकाबला किया है और भविष्य में भी हम सक्षम है कि मुकाबला कर पाएंगे, मगर हम प्रतिपक्ष का दायित्व है कि सरकार को सचेत करते रहें और प्रशस्त मार्ग दिखाते रहें। नहीं तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास प्रतिपक्ष को क्षमा नहीं करेगा। मैं आपके शो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जुलाई और सितंबर 2019 में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने सवाल पूछा लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जी, विदेशों के कुछ देशों में आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर यह हमला होता है तो हमारी क्या तैयारी है? 5 मार्च 2020 को भी ये प्रश्न पूछा गया कि हमारी इस तैयारी के संदर्भित विषय पर आप प्रकाश डालिए।
इस बीच हुआ ये कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार से जब बार बार सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्री और एयरफोर्स इनको शामिल किया और कहा कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम विश्व भर का आप शोध कीजिए और सरकार को बताइए कि हम कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट धूल खा रही है। सरकार ने उस पर आगे कुछ भी कदम नहीं उठाया। बात यहीं तक की नहीं है। मैं सितंबर 2020 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि राजौरी से जब हमने आतंकी पकड़े तो ये जो कंसाइनमेंट लेने जा रहे थे, इस बात का खुलासा हुआ कि LOC के भारत के हिस्से में ड्रोन से पाकिस्तान की सरपरस्ती में बड़ी मात्रा में हथियार, भारतीय मुद्रा, कैश और ड्रग्स ड्रॉप किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उसके बाद एक कंसाइनमेंट फिर 11 करोड़ रुपए की हीरोइन का पुंछ में पकड़ा गया। उसके बाद 23-24 सितंबर को जब एक रेड की साउथ कश्मीर में, तो ये पता लगा कि T97 NSR राइफल पकड़ाई आतंकवादियों के पास। ये राइफल कौन सी है? ये राइफल वो है जो चाइना, जो PLA यूज करता है, और चाइना ने हेक्सोकॉप्टर और ये राइफल्स पाकिस्तान को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को सिक्योर करने के लिए दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि वहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो हमारे पास पर्याप्त एविडेंस थे कि सरकार समय रहते इस बात की तैयारी करती। सरकार ने तैयारी नहीं की और ये ऐसा नहीं था, अप्रत्याशित नहीं था, ये इंटेलिजेंस इनपुट थे कि इस लंबे समय से थे। सरकार ने उसमें देर की। अब हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार को तैयारी करना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूं, ये बात का खुलासा डेढ़ साल पहले भी हुआ था कि चाइना ने, दीपक जी, कि चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन्स, जो लॉन्ग विंग 2 ड्रोन्स 50 के लगभग सप्लाई किए हैं। तब भारत सरकार ने खबर चलाई कि साहब हम भी US से MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं जिसका पे ऑफ लोड 1700 किलोग्राम है और हम भी तो तैयारी करेंगे, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार, आज सही प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली, लेकिन दृढ़ता से इस दिशा में कदम उठाए। बख्शी साहब से 100% सहमत हूं कि भविष्य के युद्ध इसी प्रकार लड़े जाएंगे जिसके लिए हमको तैयारी रखनी है। ठीक है। अब अपराजिता जी एक क्विक जवाब दीजिए। अभय दुबे कह रहे हैं कि कमेटियां तो बहुत बन गई, लेकिन उस गंभीरता से काम नहीं हुआ, जबकि चुनौती सबको पता थी। नशीले पदार्थ गिराए जा रहे थे, आर्म्स गिराए जा रहे हैं, नकली करेंसी गिराई जा रही है, और इसके तो सबूत भारत सरकार के पास है। मैंने जब अपना वक्तव्य उपस्थापित किया था, मैंने कुछ बातें कही थी। हम अवगत हैं, पिछले सालों में भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं और अभी पुनरावृत्ति हुई है। जो अभय दुबे जी ने कहा, इन घटनाओं से हम अवगत हैं, किंतु उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का काम है कहना। मैं आप सबको बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने इस पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और बातचीत चल रही है। रणनीति तैयार होगी और जो रणनीति होगी वो सही रणनीति होगी। पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? देखिए, हर समय की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। मैंने कहा जम्मू कश्मीर है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? हम अमन, चैन, शांति की बात कर रहे हैं। आपने देखा वहां किसी भी तरह की आतंकवादी की घटना नहीं हुई है जब से 370 और 35A को वहां से हटाया गया है, और हम विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के हमारे तरीके होते हैं। तो अभी जो स्थिति ये उभर के आई है और NIA ठीक है, मैं सीधे कुरैशी साहब के पास चलता हूँ। अपराजिता जी ठीक है, रिपीट कर रही हैं आप। मैं सीधे कुरैशी साहब के पास चलता हूँ। और कुरैशी साहब, उचित होगा वही किया जाएगा। आज आप खुलकर कहिए कि पाकिस्तान की मैं आलोचना करता हूं, जो कुछ उसने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर किया, कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा। कुरैशी साहब के बाद आ रहा हूं, जनरल बख्शी आपके बोले, आप सवाल करें, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि देखिए, क्या आपको लगता है आपकी पार्टी को कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है? बताइए। देखिए, अभी तो NIA की इन्वेस्टिगेशन का आर्डर हुआ है। पाकिस्तान हो या इसके पीछे कोई भी ताकत हो, इस तरीके के जो हमारे अपनी आवाम है, जम्मू और कश्मीर की आवाम है, हम उनको इस तरह से इनसिक्योर नहीं देखना चाहते। हम नहीं देखना चाहते कि हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर पर तजर्बे किए जाएं।
चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और हो। पाकिस्तान की यहाँ तजर्बागाह नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर को एक तजर्बागाह नहीं बनना देना चाहिए हम सबको मिलकर। ये साउथ एशिया की एक बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर की आवाम कि एक तरफ जम्मू कश्मीर आपको ड्रोन से बम गिरा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उनसे तिजारत खोल दीजिए, व्यापार खोल दीजिए। ये खुद महबूबा मुफ्ती का बयान था जिससे प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई। अगर आप आप जितने मर्जी सवाल करिए, मेरा एक सवाल का जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप दूसरा पूछ लीजिए, मैं दूंगा जवाब उसका भी। आपने पहले पूछा तो मैंने उसके कहा कि हम अपनी आवाम को अनसेफ नहीं देखना चाहते। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर आप कहते हो हमें कि हम पाकिस्तान को कहते हैं उसको बातचीत में इन्वॉल्व करो, तो मैडम हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत, वर्ड ये यूज़ किया, हमारी हुकूमत अगर दोहा में बातचीत कर सकती है, हमारी हुकूमत अगर यूए में बैठकर ऐसे जाके बात कर सकते हैं, जब वो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया हमारी हुकूमत, तो इसको समझ जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा कहना है कि हम अपनी आवाम को इस तरह से बेजार और मददगार नहीं छोड़ सकते। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे हालात और बिगड़ गए। जहां तक तो कहा गया था कि यहाँ टेररिज्म का सफाया हो जाएगा, और आज 7 दिन में कितना क्या हालत हो गई, हमारे कितने लोग मारे गए। आज ड्रोन का हमला हो के हमारे बीच में आ गया। आज जवाब मैं चाहता हूं जवाब जनरल बख्शी साहब से इन्हीं अल्फाज में। जनरल बख्शी साहब हमारे बड़े पाए के लीडर हैं और जनरल हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो कहता है हमने ड्रोन गिरा दिया। और भाई 10,000 का ड्रोन गिराया आपने, 10,000 के ड्रोन से आपने हमें खतरे में डाल दिया। क्या कमी रही इसमें? देखिए, चूक हो गई। हम नहीं कहना चाहते, हमारी फोर्सेस मुतहर्रिक हैं, फोर्सेस की सपोर्ट करते हैं हम फोर्सेस के खिलाफ नहीं, फोर्सेस को हम खड़े रहेंगे। देखिए, जब वक्त आएगा खून हमारा पहला जो है वो बहेगा। ये बात यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं, मेरा एक शेर में कहना चाहता हूँ, बख्शी साहब की नजर करता हूँ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी। ठीक है, मैं सीधे बख्शी साहब से सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले चेतन वांचू जी, जल बख्शी 1 मिनट से आपको रोकूंगा। चेतन वांचू मेरे एक दर्शक जम्मू से जुड़ गए, बहुत लंबी तकरीर की कुरैशी साहब आपने, मैं आऊंगा आपके पास फिर। जल बख्शी से जवाब भी लेना है। चेतन, क्या कहेंगे इस ड्रोन हमले के बारे में जो आप ही की शहर के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है? देखिए, ये जो हमला हुआ है और ये पहली बार इस तरीके का हमला हुआ है। पहले तो ये जो हमला हुआ नहीं है ऐसा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि देश में इस तरीके का हमला हुआ है। और क्योंकि जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 370 और 35A का सफाया हुआ है, तो पाकिस्तान की एक बौखलाहट है और पाकिस्तान चाहता है कि जैसे कश्मीर को उसने डिस्टर्ब करके रखा है, उसी लेवल पे अब वो जम्मू को भी डिस्टर्ब करना चाहता है। और ये इनकी साजिश है, क्योंकि एक तरफ से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है 99% जो है फेंसिंग हो चुकी है। अब एक तरफ से जब वो क्रॉस टेररिज्म जो उनके लोग वहां से आ रहे हैं, उनको भी वो यहाँ पे जब वो पहुंचते हैं आगे किलोमीटर पे उनको मार दिया जाता है। और पाकिस्तान अब ये एक नया हथकंडा अपनाना चाहता है, और जो ये अपना रहा है, जैसे अभी ठीक है, बहुत अच्छी बात कही चेतन आपने। क्या जानबूझकर जम्मू की शांति को निशाना बनाया जा रहा है? जल बख्शी साहब, आपसे सवाल पूछा एमआर कुरैशी साहब ने जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं, कि बताइए कि आखिरकार वहां पर ये खून क्यों बह रहा है, और क्या उनकी ये बात को आप ठीक मानते हैं कि जब से 370 और 35 से हटाई आतंकवादी और पत्थरबाजी की घटनाएं और बढ़ गई हैं? देखिए, साफ जाहिर है, आप रिपोर्टें पढ़ लीजिए जो वहां से आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जम्मू की पैदाइश हूं, ठीक है साहब, नंबर 1। नंबर 2, मेरी सारी से आधी से ज्यादा जिंदगानी मेरी जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते गुजरी। जब मैं जम्मू कश्मीर में सन 2000 में से लेके 2005 तक लगातार 5 साल ऑपरेट किया है मैंने, जबकि ये जंग अपनी पीक के ऊपर, ठीक है साहब। उस वक्त 5000 आर्म टेररिस्ट रियासत जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे थे, जिनमें से 60% वो फॉरेन टेररिस्ट थे। कुरैशी साहब मार के आज 150 पे ले आए, ठीक है साहब।
150 पे ले आए हैं। और वो भी जो है, जो ये छुटपुट इंसिडेंट वारदात करते हैं, वो मेरे को अब मत कोई बताए कि साहब कितनी टेररिज्म थी, कितनी है, क्योंकि मैं लड़ चुका हूं। आज 150 है, जहां मेरे जमाने में 5000 होते थे आर्म्ड खूंखार टेररिस्ट, आधे से ज्यादा पंजाबी और अफगान। ठीक है साहब, आज 150 है। उनका भी अगर वो कोई वारदात करता है, उसकी शेल्फ लाइफ आज घंटों और दिनों की रह गई है। पहले हफ्तों और महीनों की होती थी, घंटों दिनों की रह गई है। पत्थरबाजी बंद है, पाकिस्तान के झंडे, ISIS के झंडे फहराने बंद है। तिरंगा झंडा बड़ी शान से हर दफ्तर से लहरा रहा है, हर दफ्तर से लहरा रहा है। ठीक है साहब, वहां पे चोरी डकैती जो थी, जो कि सरकारें वहां की जो लूटपाट मचा रही थी, जो सेंटर के फंड आए उनको खा रही थी, वो सब बंद कर दिया गया। तो ठीक साहब, मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए, आप बिल्कुल सही आए हैं। 370 हटा के बहुत फायदा हुआ है स्टेट का, और जहां तक मैं समझता हूं 370 इज नॉट नेगोशिएबल। मुझे बड़ी खुशी हुई हमारी ऑफिशियल स्पोक्समैन से सुनकर कि हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। मेरा सिर्फ छोटी सी ऑब्जर्वेशन मैडम ये है कि क्या पाकिस्तान भी शांति चाहता है? नहीं, वो हर प्रयास कर रहा है आपकी शांति में दखल अंदाजी देने का। इसलिए हमारे पास दो विकल्प, हम एक 10,000 के ड्रोन को रोकने के लिए हम करोड़ों क्या मिलीमीटर वेव रडार खरीदे, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम खरीदे, इंफ्रारेड सिस्टम खरीदे, हम सॉफ्ट किल के लिए जो है जैमर्स खरीदे जो कि जैम करेंगे इनको, हम काइनेटिक किल्स के लिए वो इजरायली सिस्टम खरीदे स्मैश 2000 प्लस, ठीक है, जो कि कंप्यूटर गाइडेड गन से इनको शूट डाउन करेगा। करोड़ों रुपए लगाएंगे तब भी हमारा पूरा स्पेस नहीं बचेगा। इसीलिए मेरी वैसे मैडम मेरी जो है 41 साल फौज में गुजरे हैं, मेरे बाल सफेद हैं, मैंने धूप में सफेद नहीं किए। इसलिए जो मेरी छोटा सा समझ है, मैं छोटा सा सुझाव दे रहा हूं कि हमको ये लड़ाई रक्षात्मक होकर लड़ने में बहुत खर्चा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, नुकसान होगा। हमको ये लड़ाई आक्रामक होकर लड़नी चाहिए। हमने अभी तक जो सीखा है अपनी फौजी जिंदगानी में कि अगर आप आक्रामक होकर लड़नी चाहिए, इसी पॉइंट से आगे चलेंगे। लेकिन वकार भट्टी साहब जी ठीक है, मैं सीधे वकार भट्टी के पास जाता हूं। वकार भट्टी साहब इतनी संजीदा बात बोल रहे हैं कि 370 के बाद ISIS के नाम लेने वाले वहां नहीं बचे हैं, पाकिस्तान के नाम लेने वाले नहीं बचे हैं, पत्थरबाजी कम हो गई है, मिलिटेंट्स अब 150 की संख्या में लिमिट कर दे गए। आप पे जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है और आपको ये मजाक लग रहा है, आपको हंसी आ रही है। गजब है। वो 2000 हो, मैं तो कहता हूँ एक भी नहीं होना चाहिए। हर नौजवान का जीने का चाहते हैं 10,000 हो, और जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। ये हर एक नौजवान चाहता है, हर एक बहन चाहती है, माँ चाहती है, बुजुर्ग चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे शहर में जब इस बात पर आप हंसते हैं ना और उपहास उड़ाते हैं तो मुझे आपकी इस बातों की गंभीरता पर सवाल खड़े करने का मन करता है। सुनिए, हमारे अब मुझे बोलने दीजिएगा ना सर, बोलने दीजिए ना मेहरबानी से। हंसता इसी बात पे हूँ कि आप बोलने ही नहीं देते। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, 30 साल से मैं भी सुनते आ रहा हूँ। अभी GD बख्शी साहब ने बोला कि मुझे 40 साल सर्विस में हो गया, तो सर हमें भी 30-32 साल हो गए हैं यहाँ गोला बारूद में जीते हुए। हम यही सब कुछ देखते आ रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देखा है, उनके ऊपर गोलियां चलते हुए देखी हैं, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है और पेल्ट्स गन भी चले हैं। तो दोनों तरफ के खून खराबा हमने देखा है और हम थक चुके हैं। आज के टाइम हम कहते हैं आप 370 को हटा चुके थे, आपने कहा था मोदी साहब ने कि आज के बाद कश्मीर में अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लेकिन अभी भी आज से 2 दिन पहले एक फयाज और उसकी वाइफ को जो SP वाले वो भी मारे गए। हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट था जो आपकी टीवी पे बैठता था, दीपक साहब बाबर कादरी, वो भी पिछले साल मारा गया। इसी तरीके से कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर भी CID का मारा गया। तो हर दिन ये घटना होती रही है,
हो रही हैं और होती रहेंगी। जब तक आप मसले कश्मीर के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इसके ऊपर बातचीत से ही मसले का हल होता है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या आप पाकिस्तान से युद्ध करें या पाकिस्तान के साथ टेबल पे बात करें, ये आपको चूज करना है। हम कश्मीरी चाहते हैं जो खूनी लाइन है उस पार कश्मीर और इस पार में, इस खूनी लाइन को खत्म कर दें। हम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक होने दें। हमारा भी हक है कि मेरी फूफी अभी इंतकाल की है, मैं उसकी कब्र पे जाऊं और फतह करूं मीरपुर में, लेकिन आप मुझे नहीं वीजा देंगे, आप मुझे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने लाइन में खूनी लाइन डाली हुई है, आपने तारें लगाई हुई हैं। एक कश्मीरी वीजा आपको पाकिस्तान देगा जनाब, से नहीं मिल सकता। वीजा आपको पाकिस्तान देगा, हिंदुस्तान नहीं। सर वीजा तो पाकिस्तान देगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मांगिए ना वीजा पाकिस्तान, अगर इतना प्रेम है आपको जाने का वहां तो। सर मेरी बात सुनिए ना, मेरा कश्मीर है वो, मैं क्यों पाकिस्तान से वीजा लूं सर? मैं क्यों आपसे परमिशन लूं? मैं क्यों पाकिस्तान से इस्लामाबाद और दिल्ली से परमिशन लूं? मेरा कश्मीर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जमीन है, लेते हैं पाकिस्तान से वापस। किसकी हिम्मत होती है मुझे पूछने वाले की? जी जी क्या बोला आपने? इनको बड़ा दर्द दिखाई दे रहा है सुशील पंडित जी। अब आपने बात कर ली ना, तफसील से बात कर ली। सुशील पंडित जी, इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि कश्मीर के अंदर बंदूकें चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अरे किन लोगों के कारण मारे जा रहे हैं? क्या उसके पीछे वकार भट्टी जैसी सोच नहीं है? दिल्ली वालों की वजह से, इस्लामाबाद वालों की वजह से, दिल्ली और इस्लामाबाद वालों की वजह से मारे जा रहे हैं लोग। भाई जम्मू कश्मीर की आवाम का कोई कसूर नहीं है, ना इस पार ना उस पार। हम मजलूम है सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम मजलूम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फूल पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में। सुशील पंडित जी बोलिए। फूल करेंगे, देशद्रोही कह देंगे, क्या बात करते हैं आप? हाँ, तो सर ये आज इनका एक नया दिन है, आज इनकी नई बात है। हर रोज जब आते हैं बहस पे कोई नई बात लेके आते हैं। ये कभी आतंक की पैरवी करते दिखाई पड़ते हैं, कभी पाकिस्तान से गले लगने की बात करते हैं, कभी लाइन हटाने की बात करते हैं, कभी दिल्ली को दोष देते हैं, कभी इस्लामाबाद को दोष देते हैं। इनकी दिक्कत अलग है। ये नहीं जानते कि जब लाइन पर तारे नहीं खींची थी तब इन्हीं के भाई बंद कूद फाद के चले जाते थे, वहां ट्रेनिंग लेके आते थे, वहां से बंदूकें लेकर के इन्होंने कत्लो-गारत शुरू की कश्मीर में। तब कोई तारे नहीं खींची थी, तब वहां कैंप चलते थे और यहां से जाते थे दौड़े और वहां से कलाशनिकोव लेके आते थे। जनरल बख्शी आपको बताएंगे पिछले 30 सालों में 1 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव पकड़ी गई हैं कश्मीर में। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान भी मारा गया है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान भी मारा गया है और 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं की नस्लकुशी हुई है कश्मीर में। बस हिंदुओं का ही मारना याद है। और अगर कोई कलाशनिकोव पकड़ेगा वो मारा जाएगा, वो चाहे फिर मुसलमान ही क्यों ना हो। हमारा कसूर नहीं है कि आप मुसलमान हैं, आपने कलाशनिकोव पकड़ी है। हमारा कसूर नहीं है ये कि आप ग्रेनेड लेकर के आते हैं और बमबारी करते हैं और पत्थरबाजी करते हैं और फिर कहते हैं कि उसकी तुलना में रबड़ बुलेट चली या पैलेट गन्स चले। वो चलेंगे। जो देश के खिलाफ द्रोह करेगा भुगतेगा, मारा जाएगा। सुशील पंडित साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज मिल रही है? अभी मैंने, आप चुप रहिए, बहुत गौर से सुन रहे थे आपको, अब चुप रहिए थोड़ी देर। सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। सुनिए धैर्य से। सुशील पंडित साहब, ये जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, ये जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारा एसपीओ और उसकी वाइफ जो इंतकाल कर गए हैं, क्या ये मुसलमान है या हिंदू है? तो फिर आप हिंदू मुसलमान को क्यों बीच में यहाँ ला रहे हैं? ये मुसलमान है ना, ये जिनका जनाजा उठा के लेके जा रहे हैं, ये मुसलमान है, ये पुलिस कांस्टेबल मुसलमान है। तो बताइए ना, इस एसपीओ को किसने मारा? इन एसपीओ को किसने मारा? किस पर आरोप लगा एसपीओ को मारने का? बताइए सुशील पंडित जी, किस पर आरोप लगा एसपीओ को मारने का? में रखते हैं ये सबको एक ही पलड़े में रखते हैं। ये पैलेट गन्स को और पत्थरबाजी को एक ही पलड़े में रखते हैं। ये एक ही सांस में दोनों बातें कहते हैं। ये टेररिस्ट का मारा जाना और एसपीओ का मारा जाना, इन दोनों को एक ही पलड़े में रखते हैं। इनके लिए कोई फर्क नहीं है कि इस देश का देशभक्त मारा जाए या आतंकवादी मारा जाए। वकार भट्टी जी, सुशील पंडित जी ने आपकी बात शांति से सुनी, आप भी शांति रखिए। वकार भट्टी जी प्लीज आप शांति रखिए। सुशील पंडित जी ने आपकी बात शांति से सुनी, और अगर आप चिल्लाएंगे आपकी आवाज कटने लगेगी। आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सुशील पंडित जी कंक्लूड करिए। इनकी खासियत यह है कि ये किसी देशभक्त का मारा जाना, किसी वर्दी में शहादत होना, उसको और आतंकवादी के एनकाउंटर में मारे जाने को एक ही पलड़े में रखते हैं। ये पत्थरबाजी को और पैलेट गन को एक ही पलड़े में रखते हैं। इनकी ये मजबूरी है, इनकी आदत है। और फिर कहते हैं कि हमको इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच में पीसा जा रहा है। इनको फर्क दिखाई नहीं पड़ता है दोनों के अंदर।
ये दोनों को एक ही पलड़े में रखते हैं, ये इनकी खसलत है। लेकिन दूसरी बात कहूंगा, ये सस्ती बात करते हैं, इस पे वक्त ज्यादा जाया न किया जाए। मैं बड़ी बात पे आना चाहूंगा, और वो बड़ी बात ये है पंडित के ऊपर वक्त मत जाया करें। शुरू हो गए के आप टीवी पे आते हैं और अपना महीने की दुकान चमका देते हैं। दीपक जी, आपके ऊपर भी टाइम जाया। दूसरी बात है कि अभी बड़ी परिपक्वता की बात हो रही थी, कांग्रेस की वकार भट्टी जी प्लीज, वकार भट्टी का ऑडियो नहीं जाएगा, मैं उनको बार बार बोल रहा हूं, वो सुशील पंडित जी को रोक रहे हैं। सुशील पंडित जी कंक्लूड करिए प्लीज। अभी जनरल बख्शी ने बहुत विस्तार से समझाया, अपने अनुभव से बताया कि देखिए साहब, आपकी जो कश्मीर नीति है वो उसमें नुक्स है। जब आप घाटी में लोकतंत्र और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उन लोगों को बुलाते हैं जिन पर आपने आरोप लगाया कि 30 साल आप ही ने बिगाड़ी, जब आप उस पाकिस्तान से फरवरी में फिर से समझौता करते हैं एलओसी पर शांति बहाल करने का, जिसने 2003 से उस शांति को भंग किया वहां तोपें और गोलियां चलाकर, तो फिर आप दोबारा से भरोसा टूटने का, धोखा खाने का रास्ता अपने लिए खुद तैयार करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप ये किस परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं कि आप बार बार धोखा खाकर नहीं सीखते हैं? आप उन्हीं लोगों के साथ हाथ जाकर मिलाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, उन्हीं लोगों को रियायतें देते हैं जिन लोगों को आप पूरी उम्र पानी पी पी कर कोसते हैं, तोहमत लगाते हैं। यह बात सही है, जनरल बख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आपका रिस रिसा के खून खत्म करेंगे और आप फिर भी नहीं मानेंगे। क्या कह सकते हैं आप जब अपने ही मैं सीधे इसी बात को आरपी सिंह के पास ले जाता हूं। आरपी सिंह जी बताइए, क्या ये फ्लिप फ्लॉप नहीं था कि आपने एकाएक सीज फायर कर दिया? अगर हमको आक्रामकता से पाकिस्तान से लड़ना है तो ये सीज फायर किस बात का संकेत है? सीज फायर हुआ, उसके बाद ड्रोन का हमला हो गया। हमने बार बार पाकिस्तान से धोखा खाया है, लेकिन फिर भी मौका दिया है। सवाल है क्यों? वहां पर वापस से बातचीत का सिलसिला, वहां पर शांति है, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही, वहां पर तिरंगा हर गांव में फहराया जा रहा है, ये उसका नतीजा है। परंतु ये कोई अंत नहीं है लड़ाई का। ये लड़ाई छद्म युद्ध पिछले 74 साल से चल रहा है। बीच बीच में आमने सामने भी युद्ध हुआ है और ये युद्ध चलेगा और हमें इसमें कोई घबराहट नहीं। और ये जो ड्रोन वाला मामला है, आपकी जानकारी मुझसे अच्छी होगी, आपको पता है नेवी और डीआरडीओ ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि दोनों के दोनों इसका एक सक्षम जवाब, और ये पाकिस्तान को भी मैं आपके आज चैनल के माध्यम से चेताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ये मत समझे कि वो कोई शरारत करेगा उसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी आरपी सिंह की शायद लाइन कट गई है। मैं अभय दुबे जी के पास आता हूं और मैं चाहता हूं कि अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि कश्मीर पर बीजेपी सरकार की नीति कभी नरम और कभी गरम वाली है, इसके चलते कंफ्यूजन है? आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं सुशील पंडित जी की बात से किसी हद तक सहमत हूं कि कंसिस्टेंसी नहीं रही कभी भी इस सरकार की। आप ये देखिए कि सरकार ने आते ही जो पहला निर्णय लिया, जिस पर सभी लोगों ने, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे कि आप मसरत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑर्डर है एसपी का, उसको मानिए। मसरत आलम ने 2010 में भी छूटते ही बहुत आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दिया था, सरकार नहीं मानी क्योंकि पीडीपी के उस समय कहने में थी। पीडीपी के साथ जब सरकार बनाई तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, एफस्पा को हम रिव्यू करेंगे, जिनको अलगाववादी कहते थे उनको स्टेक होल्डर इन्होंने बताया। अभी भी सुशील पंडित जी की इस बात से सहमत हूं। आप देखिए, गुपकार गैंग कह रहे थे, ये कह रहे थे कि साहब ग्लोबल एक वो गठबंधन कर लिया है और ये भारत के साथ साजिश बता रहे थे, जबकि उसी समय समानांतर रूप से लद्दाख काउंसिल में ये सरकार चला रहे थे। एनसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देते हैं, जो 10 साल की सजा काट कर आया उस दुर्दांत आतंकवादी को। बख्शी साहब की इस बात से सहमत हूं कि भय से प्रीत रखते हैं। आप देखिए 1967 का नाथुला चोला का इंसिडेंस देख लीजिए, जब हमने चीन
पर आक्रमण किया, उसके सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद जो 71 का पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध था उसमें एक शब्द नहीं बोला। नहीं तो 65 में जब ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था पाकिस्तान ने, तो चीन उसके साथ खड़ा हो गया था। आज भी हमको चीन की पॉलिसी को सुनिए, चीन की पॉलिसी को समझना चाहिए। वो यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर लगा हुआ है। वो कहता है नेपाल, भूटान, लद्दाख, तिब्बत, ये जो पांचों क्षेत्र है उसको वो लेकर रहेगा। 8 किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है वहां। इन्होंने डोकलाम में भी झूठ बोला। डोकलाम में कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया है। 5 मार्च 2018 को राज्यसभा में स्वीकारा। ठीक है, चलिए अभी पाकिस्तान की बात करते हैं। अभय दुबे जी, अभी पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं सीधे सवाल लेता हूं आरपी सिंह साहब से। आरपी सिंह जी बताइए, आपकी रणनीति कश्मीर के मामले में कभी नरम और कभी गर्म वाली रही। महबूबा मुफ्ती आपकी सरकार चलाने की पार्टनर बन जाती है और दूसरे ही पर वो देशद्रोही बन जाती है और गुपकार गैंग के साथ इंटरनेशनल अलायंस करती है। फिर आप उसको बातचीत के लिए बुला लेते हैं 12 महीने गाली देने के बाद। ये क्या कंसिस्टेंसी है? क्या ये सही रणनीति है कश्मीर पर? कभी नरम कभी गर्म। धन्यवाद। हमने गुपकार अलायंस को नहीं बुलाया, हमने वहां के राजनीतिक दलों को बुलाया जो आना चाहते थे, आए। ये वही दल थे जिन्होंने 370 और 35A के बाद मना किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 370-35 से हटाया गया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बावजूद जब चुनाव आए, जब उनको लगा कि उनकी जमीन सरक चुकी है, तो चुनाव भी लड़े। जब वहां पर पंचायत के चुनाव हुए और पंच और सरपंच चुने गए तो उनकी हालत पतली हुई और उनके कारण उनको दिखने लगा कि अब अगर हमने चुनाव नहीं लड़े तो हमारी हालत पतली होगी और हम वहां से दरकरार कर दिए जाएंगे। 370-35 से हटने के बाद, जो कि कहते थे कि 370-35 से हटा तो यहाँ पे तिरंगे को कांधा देने के लिए कोई मिलेगा नहीं, परंतु फिर उसी तिरंगे के शपथ लेकर चुनाव लड़े। तो इसलिए ये जो हम सोचे ना कि हमने रणनीति हमने दिलमुल की रखी, हमारी रणनीति वही है। हमको कश्मीर में डेवलपमेंट करनी है, कश्मीर में डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर जाना है। और पाकिस्तान के साथ हमने सर, हमारी मोदी सरकार ने 2 बार बताया, और जबकि कांग्रेस तो प्रश्न उठा रही थी कि आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो सर्जिकल स्ट्राइक है। कोई 2 पेड़ गिर, नवजोत सिंह सिद्धू कहता तो कोई 2 पेड़ गिर दिए, गले जाकर मिले थे तो कोई 2 पेड़ गिर दिए वहां पर। इनके महामंत्री कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। और किस प्रकार के लोग हैं? राहुल गांधी ने 370-35 हटने के अगले दिन क्या बयान दिया था? एक मिनट बात करने देना। 370-35 हटने के अगले दिन क्या बयान दिया था? कश्मीर में कत्ल कर दिया है, आर्मी ने कत्ल कर दिया है। मुझे बीबीसी से खबर आई है, मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर आई है, कश्मीर में कत्ल कर दिया है, आर्मी ने कत्लेआम कर दिया है। ये कहा था राहुल गांधी ने। ये जो लोग आर्मी पर आपकी शिकायत सेना पर, अरे डिफेंस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है। आप लोग तो लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं? तोड़ते रहे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाए, आपने एयर स्ट्राइक पे प्रश्न उठाए, आपने आर्मी के जनरल का मजाक उड़ाया। आपने कहा आर्मी का जनरल नहीं, ये सड़क का कुंडा है। ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के शब्द है। आपने कहा ये मिली भक्त है। अरे बिल्कुल मत बोलो, ये मिली भक्त है। इमरान खान और पठानकोट का हमला भूल गए, पुलवामा और स्ट्राइक हो रहा है। लगातार हंदवाड़ा, पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला, आप चाइना के साथ खड़े दिखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर हमले। चाइना और पाकिस्तान के मामले में मुंह छुपाएंगे आप? बताइए, नेहरू से लेकर 2 साल हो गए राहुल गांधी तक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट को क्या एक्शन लिया आपने? आपकी पॉलिसी ढिलमुल पॉलिसी जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? 370-35 एक-एक करके प्लीज आरपी सिंह साहब कंक्लूड करिए, मैं अभय दुबे से जवाब लूंगा, फिर मुझे जनरल गुरमीत सिंह के पास जाना है। के बारे में क्या पॉलिसी है ये स्पष्ट कर देंगे आप? मैं पूछ रहा हूं आपसे, 370 और 35 के बारे में कांग्रेस की क्या पॉलिसी है? आप समझौता करते हैं। आपने कश्मीर को एक बताइए अभय दुबे जी, 370 पर आपकी क्या नीति है? एक मिनट, मेरे एक दर्शक जुड़ गए, डॉक्टर देवांशु गौतम। अभय जी, मैं उसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर देवांशु गौतम, क्या आपको ढुलमुल रणनीति कांग्रेस की दिखाई देती है या आपको ढुलमुल रणनीति बीजेपी की दिखाई देती है पाकिस्तान के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर? बताइए। आज यहीं से बहस को आगे ले जाएंगे और अभय दुबे से जवाब लेंगे। देखिए, जितना अभी हमने देखा है, पूर्व में जितनी भी कांग्रेस या बीजेपी की बात करें तो पिछले 2014 के बाद से लगातार जो हम देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से यह नीति रहती है कि किस तरह से पाकिस्तान की अच्छी चीजों को अपनाया जाए और जिस तरह की आतंकिस्तान बनकर और आतंकी गतिविधियों को अपना अंजाम देते हैं उसका कट्टरता से विरोध किया जाता है।
और चूंकि हम अगर देखें तो घाटी में भी जो लोग रहते हैं, जो युवा रहते हैं, वो कोई भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों को अपनाते नहीं हैं और ना ही पसंद करते हैं जो स्थानीय युवा हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ नेता इन चीजों का सपोर्ट करते हैं विपक्ष में बैठ के, या इस समय पर जब पूरे देश को एक होकर ऐसे ड्रोन हमलों का विरोध करना चाहिए, तो इस बात का मुद्दा ही नहीं आना चाहिए कि कांग्रेस है या बीजेपी है। लेकिन हाँ, बीजेपी का जो अभी स्टैंड है, ये जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और बैठकों के बाद जो कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं वो देश हित में है, और इसी तरह के निर्णय देश वर्तमान में चाहता है। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें एक सुरक्षित भारत भी चाहिए, एक सुरक्षित युवा भी चाहिए। ठीक है, मुझे यही रोकना होगा। डॉक्टर देवांशु गौतम, आपको मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलूंगा। अभय दुबे जी, उनको नजर आता है कि सरकार जो निर्णय ठीक ले रही है, लेकिन मुझे बताइए कश्मीर पर आपकी पॉलिसी भी तो फ्लिप फ्लॉप है। आप कभी कहते हैं 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में कत्लेआम हो रहा है, कभी कहते हैं कि 370 अब इतिहास की बात हो गई है। बताइए हकीकत क्या है? 370 पर आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? बताइए, क्या आप 370 और 35 की वापसी करेंगे सरकार में आने के बाद, केंद्र सरकार में, उसके बाद जनरल गुरमीत सिंह? दीपक जी, अगर हम केंद्र की सरकार में आते हैं तो पूरे राज्य का दर्जा फिर से जम्मू कश्मीर को मिलेगा। ये हमारी सेशन में AICC के भी तय हुआ। दूसरी बात सुनिए, तो सुनिए सरदार जी सुनिए, मैं बोलूंगा नहीं, आप बोल लीजिए। अरे पंडित जी, आप बोलिए, आप बताइए मेरी तरफ से आप बोलिए। 370 और 35 एक बार बताइए, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, आपकी पॉलिसी क्या है? क्योंकि कांग्रेस की जो रिटर्न पॉलिसी है, जो प्रिस्क्राइब पॉलिसी है, वो कहते हैं कि हमारी सरकार है कि हम 370 और 35 से वापस आएंगे। आपके नेता चिदम्बरम कहते हैं हम 370 और 35 के पक्ष में हैं। दिग्विजय सिंह आपके 370 और 35 के पक्ष में हैं कि वहां पे 370-35 से रहना चाहिए। सिंह साहब जवाब ले लेना प्लीज। सिंह साहब जवाब ले लें अभय दुबे का, प्लीज अभय जवाब दीजिए। ये बात कही अमित शाह ने साइन करके कि 370 बरकरार रखूंगा, क्योंकि सत्ता की भूख मिटानी थी उस आदमी को। जानते हैं सिंह साहब, कॉमन मिनिमम जब PDP के साथ प्रोग्राम बनाया था, कांग्रेस पार्टी पर आरोप है जम्मू कश्मीर का। अब सुनिए, आप बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलेंगे तो नहीं। दीपक जी आवाज बंद कराइए, आवाज बंद कराइए। संयम रखिए। अच्छा सिंह साहब प्लीज, आरपी भाई प्लीज कंक्लूड करने दीजिए, मुझे जनरल गुरमीत सिंह के पास जाना है। से बात कर रहा हूं। देखिए RP सिंह साहब का, आप थोड़ा सा इतिहास को पढ़ना सीखिए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप ही जम्मू कश्मीर का ये था कि वहां पर आर्टिकल 370 को स्केलेटन रहने दिया है। 23 सितंबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया हाउस में कि हमने आर्टिकल 370 को खत्म करने की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। बड़े कदम क्या थे? 97 सेंट्रल लिस्ट की एंट्री में से फिर बोले आपकी सरकार आएगी, जवाब दीजिए ना, गवर्नमेंट मत बात करिए। सरकार आएगी 370-35 से वापस आएंगे। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है दीपक जी। अच्छा चलिए, आप एंकर नहीं है, सुन लीजिए अब दीपक जी। अच्छा अभय जी जवाब दे दीजिए ना, क्या 370 को वापस लाएंगे या 370 अब इतिहास की बात हो गई है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। अरे दीपक चौरसिया जी, 370 को खत्म करने का आरोप हम पर ही है। 97 सेंट्रल लिस्ट के एंट्री में से 94 एक्सटेंड कर दी। सदर रियासत वहां खत्म करके प्रधानमंत्री का पद खत्म करके वहां मुख्यमंत्री कर दिया। हमने वहां 260 आर्टिकल एक्सटेंड कर दिए। सरदार जी थोड़ा बड़ा कीजिए। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हस्ताक्षर से आया था आर्टिकल 370, फिर बोलने लगे में प्रस्ताव पढ़ते नहीं, अपनी पार्टी के प्रस्ताव के, आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी का प्रस्ताव कहता है। झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। दोनों थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, ठंडा होइए। मैं तब तक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। दोनों की आवाज दर्शकों को नहीं सुनाई दे रही है, फाइनल आउटपुट उनको नहीं जा रहा है। थोड़ा संयम रखिए। सीधे मैं जनरल गुरमीत सिंह के पास जाऊंगा। जनरल गुरमीत सिंह जी, क्या डिफेंसिव रणनीति होनी चाहिए या बेहद ऑफेंसिव, अगर पूरे देश में इस तरह के हमलों को रोकना है तो? दीपक जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है, उसका आंसर बिल्कुल सीधा है। जो भारत का भी ट्रेंड है, यानी कि प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और कुछ एक रेड लाइन्स है भारत की कि टेररिज्म के मामले के ऊपर में 0 टॉलरेंस है, और एक रेड लाइन और जुड़ गई है कि POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस किया जाएगा। देखिए, ये बात इस पार्टी की उस पार्टी की नहीं है, ये बात
इंटर से पॉलिटिकिंग की नहीं है, ये बात कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात भारत के पूरे राष्ट्र के इंटीग्रेशन के बारे में है, ये भारत का वननेस के बारे में है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर में किस प्रकार हमारी आवाम के लिए वहां पे शांति हो, डेवलपमेंट हो। जो प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की जम्मू और कश्मीर लीडर्स के साथ में, वो एक ऐतिहासिक और एक अहम मीटिंग थी। देखिए उससे जो पाकिस्तान है कितना बौखला गया है, उसने अभी जो जम्मू ड्रोन अटैक किया है, ये उसी के बारे में एक मैसेज देने की कोशिश की है। और दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये एक डेलिब्रेट, ये एक प्लान्ड, ये एक स्पेसिफिक टारगेट और टाइम करके किया गया है। और ये जो हरकतें की है ना, जो OGW और टेररिस्ट ने मिलकर जिस प्रकार हमारे जो फॉर्मर एसपीओ और जिस प्रकार से कार्रवाइयां कर रहा है और जैसे आईडी मिले हैं, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। देखिए पहले 2019 में जब आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन किया था, तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, कहानी थी, वो उसको एकदम जड़ से निकाल के फेंक दिया। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की है जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के साथ में, अभी तो वो एकदम सील हो गया है, वो एकदम जो कश्मीर वाला बात ही निकल ही गई है। और अभी हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि पहली बार ड्रोन को, इस टेक्नोलॉजी को टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट और हमारे इस रीजन के अंदर में इस्तेमाल हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जिस प्रकार से इंडिकेशंस हैं कि इसमें अवश्य ही पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं जो तार हैं वो पाकिस्तान आर्मी ISI और टेररिस्ट ग्रुप के हैं। अगले दिन 24 घंटे के बाद में उनकी साइड से जो ड्रोन्स को देखा गया, तो पक्का पता लगता है, अगर आप बारीकी से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि अगस्त 2019 में अमृतसर में इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया वेपन्स को भेजने के लिए। उसके बाद में 2020 में जून और सितंबर के बीच में भी इस्तेमाल किया वेपन्स को, जो सांबा और बाकी इलाकों के अंदर में, और इस साल भी अप्रैल और मई के महीने में यूज किया। और पाकिस्तान ने जब अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई थी, वहां दस्ते भेजे हुए थे यही सीखने के लिए, क्योंकि उस लड़ाई से लॉइटरिंग म्यूनिशन और जो ड्रोन अटैक है उसका खतरा पूरी दुनिया को एक संकेत मिला। जो मई में 11 महत्वपूर्ण बात बोली कि अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भी पाकिस्तान था। जलसा मैं आपको यहीं रोकूंगा और यहीं से बहस को आगे बढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान कहां तक फितरती दिमाग का है। लेकिन उससे पहले मेरी एक दर्शक रागिनी सैनी भोपाल से, रागिनी क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? जी हेलो जी, ड्रोन अटैक पर क्या कहेंगी रागिनी जी, जो जम्मू एयरफोर्स बेस पर हुआ है? जो ये ड्रोन अटैक है वो बहुत ही शर्मनाक है और साफ साफ पर इसमें पाकिस्तानी लोगों का हाथ दिखता है, या उन लोगों का हाथ दिखता है जो नहीं चाहता है कि कश्मीर में शांति स्थापित रहे और यहाँ के लोग एकजुट रहे, इनमें उन्हीं का हाथ है। और इसमें जब हमारा विपक्ष उनके साथ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि विपक्ष होने का मतलब यह है कि मतलब विपक्ष ने आजकल यही मान लिया है कि जो सरकार करती है वो हमेशा गलत करती है, चाहे वो देश हित में हो तब भी हमें उनका साथ नहीं देना है। तो हम कम से कम हिंदुस्तानी होने के नाते जो ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें हमें अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। इस समय सत्ता या विपक्ष पर नहीं देखना चाहिए, केवल हमारे देश के लिए खड़े होना चाहिए। और वो बहुत ही बेकार स्थिति है कि जो वहां पर ड्रोन से हमला। बहुत शुक्रिया रागिनी जी। मुझे यहाँ ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फिर शुरुआत होगी। अभय दुबे जी भी मेरे साथ होंगे और आरपी सिंह भी ब्रेक के बाद।